जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो रीड के एग्ज़ाम हुए हैं पुराने, उनमें हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में जो क्वेश्चन आए हैं तो उनको आज हम देखेंगे। तो हमारा ये पहला पेपर है 2015 का, तो इससे शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्न नंबर 31 से 35 तक हमको उसके आधार पर उत्तर देना है। तो देख लेते हैं। जब कुछ एक व्यक्ति लाखों लोगों के भाग्य की डोर अपने हाथ में थामे रहेंगे, तब तक जीवन का यह रूप कृत्रिम, अस्वाभाविक और असभ्य बना रहेगा। अतः हमें उन सबको इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए सामाजिक भेदभाव, आर्थिक विषमता और राजनीतिक तानाशाही को मिटा दिया जाना चाहिए। जहाँ तक हमारे देश का संबंध है, गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया और उनका सारा संघर्ष अहिंसा की भावना पर आधारित रहा। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है सर्वोदय, अर्थात सबका उदय, सबका कल्याण। उन्होंने अपना सारा जीवन सर्वोदय के लिए समर्पित कर दिया। वे अत्यंत विनीत थे। उन्होंने किसी भी प्रकार के सदाचार या निभ्रांतता का दावा नहीं किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक दूसरों के विचारों को सुना और ऐसे लोगों के साथ कभी भी अपना माथा गर्म नहीं किया। इसी प्रकार का धैर्य आज के संसार में विजयी हो सकता है। इसलिए गांधी जी का जीवन लोगों का आदर्श बन गया है। मानवता के लिए ये आशा है और उसके भविष्य के लिए एक प्रेरणा है। ये गद्यांश हो गया। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। तो 31 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? 4 वाक्य दे रखे हैं, इसमें सार्वनामिक विशेषण हमको बताना है किसमें है। तो सार्वनामिक विशेषण वहां होता है जहाँ पे संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम हो। तो इनमें संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम इस वाक्य के अंदर है। पाश्विक एक भाववाचक संज्ञा है और इससे पहले इस सर्वनाम है। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आता है तो वो विशेषण का बोध कराता है। तो इस पाश्विक चक्र से मुक्त कराने, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण है। प्रश्न नंबर 32 से 32, इसमें से प्रत्यय निर्मित शब्द कौन सा है? तो प्रत्यय निर्मित शब्द हमको बताना है। और इसमें क्या है, पेपर में टिक किए हुए थे तो इसलिए मैंने ये वाइट करके थोड़ा टिक हटाने का प्रयास किया है, जिससे क्या होगा कि अपने को टिक पर सीधा ध्यान न जाए और हम सही उत्तर अच्छे से समझ सकें और उसको पहचान सकें। तो प्रत्यय निर्मित शब्द बताना है। तो धैर्य, कुछ एक, कोशिश और खिलाफ। तो इसमें प्रत्यय निर्मित है ये धैर्य शब्द, इसमें धीर मूल शब्द है और यह प्रत्यय है। और कोशिश ये भी प्रत्यय निर्मित है। तो इसमें बोर्ड में ए और डी तो ये दोनों उत्तर माने हैं। अब प्रश्न नंबर 33 है, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो वो देखना है जो संधि का उदाहरण नहीं है। संसार, सदाचार और अत्यंत और सामाजिक। तो संसार, सदाचार और अत्यंत, इनमें तो संधि है। संसार में सम प्लस सार, अत्यंत में अति प्लस अंत और सदाचार में सत प्लस आचार। और सामाजिक जो है शब्द, इसमें समाज प्लस इक प्रत्यय है, तो इसके अंदर संधि नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी वाला। प्रश्न नंबर 34 है, अस्वाभाविक शब्द इनमें से क्या है? ये अस्वाभाविक शब्द है, ये क्या है? संधि और समास है, समास और उपसर्ग है, उपसर्ग और संधि है और उपसर्ग और प्रत्यय है। तो क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी, उपसर्ग और प्रत्यय। इसमें स्वभाव मूल शब्द हो जाएगा, अ उपसर्ग हो जाएगा और इक प्रत्यय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? लाखों लोगों के, अहिंसा की भावना, आर्थिक विषमता और एक प्रेरणा। इनमें से किसमें विशेषण नहीं है? तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर विशेषण नहीं है। लाखों तो ये विशेषण है, आर्थिक विषमता तो आर्थिक विशेषण है और एक प्रेरणा ये भी विशेषण है। अहिंसा की भावना इसमें विशेषण नहीं है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 36 से 40 तक उत्तर हमको गद्यांश को पढ़कर उसके आधार पर देना है। वह बालक अपने जीवन में संघर्ष करता रहा। लोग उससे कहते हैं कि यदि तुमने बचपन में पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। वह बचपन में पढ़ने भी गया, लेकिन देवनागरी लिपि को वह नहीं समझ सका। वह अक्सर आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे पक्के आम तोड़ता और दिन गुजारता। कभी वह दीवार पर चढ़कर बैठ जाता, प्यास लगने पर वह पानी पीता और फिर दोस्तों के बीच चला जाता। वह एक भी पुस्तक ठीक से नहीं पढ़ पाया। खाने में उसे उड़द की दाल पसंद थी। उसकी ये आदतें ही उसकी गरीबी और बेकारी का कारण बन गई, लेकिन उसने अब भी उम्मीद और आशा नहीं छोड़ी है। यह हो गया गद्यांश। अब इसके आधार पर हम उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 36 है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? 4 शब्द हैं, लिपि, पढ़ाई,
संघर्ष और समझ। तो इनमें से बताना कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब पुल्लिंग कौन सा है। तो लिपि, लिपि होती है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। पढ़ाई होती है, ये भी स्त्रीलिंग है। समझ आती है, ये भी स्त्रीलिंग है। तो ये संघर्ष होता है, होती है नहीं होगा, संघर्ष होता है, तो ये हो जाएगा अपना पुल्लिंग। तो अपना आंसर हो जाएगा डी वाला। प्रश्न नंबर 37 है, इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है, मतलब कारक प्रसर्ग होगा तभी वो बहुवचन में बदलेगा। तो दीवार, दीवारें, ये तो बहुवचन में बदल जाएगा बिना कारक प्रसर्ग के भी। दाल से दालें हो जाएगा, पुस्तक से पुस्तकें हो जाएगा। बालक है तो बालक जब प्रसर्ग चिन्ह आएगा तो ही वो बालकों इसमें बहुवचन बदलेगा, बिना प्रसर्ग के बहुवचन में नहीं बदलेगा। उत्तर अपना ये हो जाएगा ए नंबर, ए वाला। अब है क्वेश्चन नंबर 38, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। यह वाक्य किस प्रकार का है। तो इस वाक्य को बताना है कि किस प्रकार का है। की होती तो नहीं, सामान्य भूत, हेतु हेतुमन भूत, आसन भूत और अपूर्ण भूत। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा हेतु हेतुमन भूत। अगला है प्रश्न नंबर 39, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, मतलब कोई सी भी परिस्थिति हो उसमें वचन और लिंग नहीं बदलेगा, तो वो शब्द कौन सा है। आलसी, दिन, पानी और लिपि। तो इनमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा पानी। पानी है उस शब्द का लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा। आगे है प्रश्न नंबर 40, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। तो पुल्लिंग शब्द बताना है, तो वही जो शब्द दे रखे उनको वाक्य में प्रयोग करके देख के अपने समझ सकते हैं। तो ये उम्मीद, उम्मीद होती है। बचपन, बचपन होती है नहीं होगा, बचपन होता है। या बचपन, बचपन पुल्लिंग है। ये आशा, आशा होती है और बेकारी भी होती है। तो बचपन जो शब्द है उसमें होती है, वाक्य नहीं सेट हो रहा है, इसमें क्या होगा, बचपन होता है। तो ये हो जाएगा अपना सही आंसर। इनको वाक्य में प्रयोग करके अपने ये देख पाएंगे तो मालूम चल जाएगा कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बचपन। फिर प्रश्न नंबर 41 है, आपका जीवन मंगलमय हो। यह वाक्य किस प्रकार का है। तो इस वाक्य के प्रकार में बताना है कि कौन सा है। इच्छावाचक है, संदेहवाचक है, संकेतवाचक है या विधानवाचक वाक्य। तो संदेहवाचक जहाँ संदेह होता है वहाँ होता, संकेतवाचक जहाँ किसी प्रकार का संकेत किया होता है। और तो इसमें आपका जीवन मंगलमय हो, तो इसमें इच्छा की गई है। तो ये वाक्य कौन सा हो जाएगा, इच्छावाचक। तो इसमें पहला वाला ये ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। फिर अगला है प्रश्न नंबर 42, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार बताइए। तो इसमें कर्ता कौन है, कर्ता होता है वो तो होता है उद्देश्य, और कर्ता के बारे में जो बात कही होती है वो होती है विधेय। तो अपने को इसमें पूछा है कि उद्देश्य का विस्तार बताना है। तो निशांत के बारे में क्या बात है, मेरा बड़ा है भाई निशांत। तो इसका कर्ता का कर्ता जो है ये उद्देश्य, इसका विस्तार कौन सा हो जाएगा, तो मेरा बड़ा भाई, ये वाला आंसर हो जाएगा। आंसर सी वाला राइट हो जाएगा इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है। अर्थ के आधार पर देखना है कौन सा भेद इसमें नहीं है। तो विस्मयादिबोधक, विधानार्थक, प्रश्नात्मक। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें आंसर हो जाएगा मिश्र। ये अर्थ के आधार पर नहीं है। आगे है पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा हो जाएगा इसमें, बछिया के ताऊ, बगुला भगत, पैंतरेबाज और माई का लाल। इन चारों में से कौन सा हो जाएगा, बछिया के ताऊ ये नहीं होगा, पैंतरेबाज नहीं होगा, इसमें हो जाएगा बगुला भगत। मतलब पाखंडी व्यक्ति बगुले की तरह होता है, जो बगुला होता है उसकी तरह, तो बगुला भगत इसका आंसर सही हो जाएगा। ये 44 हो गया। अब 45, जमात में करामात का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है, जमात में रहने वाले लोग खुराफात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, साथ रहने से कुछ न कुछ गड़बड़ होती है और एकता में शक्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, एकता में ही शक्ति है। जमात में करामात मतलब एकता में ही शक्ति है। 46 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये बोनस मतलब डिलीट कर दिया गया बोर्ड द्वारा, इसको बोनस मिला है। अब है 47 नंबर, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है। जो भाषा सीखते हैं उसका स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम इनमें से कौन सा है। पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, या फिर बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो अपने को ध्यान रखना है कि इसका सूत्र है LSRW, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग,
रीडिंग एंड राइटिंग। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं? मतलब भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं इनमें से प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत और उक्त सभी। तो भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है वो तीनों ही हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना उक्त सभी। फिर 49 क्वेश्चन है, भाषा दक्षता कौशल विकास किया जाता है, मतलब भाषा की दक्षता या कौशल का विकास किस प्रकार से किया जाता है? शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि और वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी प्रकार से। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं? तो रचना शिक्षण के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? सस्वर वाचन के लिए तो आदर्श वाचन है, या फिर अनुकरण वाचन है, या फिर पाठ्य पुस्तक वाचन है, या फिर सामूहिक वाचन है। तो सस्वर वाचन के लिए कौन सा हो जाएगा इसमें? तो उपयुक्त हो जाएगा सामूहिक वाचन। सस्वर वाचन आदर्श वाचन में भी होता है, अनुकरण वाचन में भी करा सकते हैं, पर इसके सबसे उपयुक्त ही हो जाएगा सामूहिक वाचन। प्रश्न नंबर 52 है, मौन वाचन कब से शुरू होना चाहिए? तीसरी कक्षा से, चौथी से, दूसरी से, या छठी कक्षा से? तो मौन वाचन तीसरी कक्षा से ही शुरू कर देना चाहिए, तो ये इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? जो ये साइलेंट रीडिंग पुस्तक है ये किसकी है? तो ये पुस्तक है ब्राइन की। प्रश्न नंबर 54 है, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? तो ग्रामोफोन, लिंगाफोन, या फिर टेप रिकॉर्डर, या उक्त में से कोई नहीं। तो रेडियो में जी क्या होता है, प्रोग्राम आता है और एक समय के बाद वो प्रोग्राम वापस अपने नहीं सुन सकते, तो उसकी जो कमी है उसको कौन दूर कर सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा टेप रिकॉर्डर। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 पे, लिंगाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? तो ये लिंगाफोन कौन सा है? ये श्रव्य उपकरण है। प्रश्न नंबर 56 है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वो उसकी पूर्ति करता है तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा इन चारों में? वेद परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, या विषय परीक्षण। तो इसमें हो जाएगा वेद परीक्षण। जो अगर परीक्षण जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो उसकी पूर्ति करता है तो वेद परीक्षण होगा। आगे प्रश्न नंबर 57 उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है, निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करता है, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना। तो जो उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना है वो किसके लिए सहायता करती है? तो इसमें तीनों हो जाएगा, निर्णय संबंधी असंगति को भी दूर करने में सहायता प्रदान करता है, प्रश्नों की संख्या भी निर्धारित करने में सहायता होती है, निर्धारित करना, और छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करने में भी सहायता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। प्रश्न नंबर 58 है, सीसीई प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी? तो A1, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा अपना 91 से 100, इसमें A1 होती है, और फिर 81 से 90 के लिए इसमें A हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें ग्रेड होती जाती है। तो अपने A1 के लिए 91 to 100 ये वाला सही हो जाएगा। 59 उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, या फिर छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो इसमें हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण में छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, और जो छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना तो ये होता है निदानात्मक शिक्षण में होता है, निदानात्मक। क्वेश्चन नंबर 60 है, सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी थी? तो ये कर दी थी अपने 2010-11 से। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली 2010-11 से लागू कर दी। तो 10वीं क्लास, और ध्यान रखना 2010 से स्टार्ट हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये तो था हमारा 2015 का पेपर। अब हम देखेंगे 2017 वाला पेपर। तो ये है हमारा 2017 का पेपर, इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? जो वर्तनी है उसका विधिवत ज्ञान कब तक हो जाना चाहिए? तो ये हो जाना चाहिए प्राथमिक स्तर तक विधिवत उसका ज्ञान
हो जाना चाहिए। तो इसमें आंसर ए वाला सही हो जाएगा अपना। 32 नंबर का क्वेश्चन है, भाषिक सामग्री है मूल विषय वस्तु, प्रत्ययों, मूल विषय वस्तु एवं प्रत्ययों या फिर शब्दावली। तो भाषिक सामग्री कौन सी होगी, इसमें हो जाएगा शब्दावली। शब्दावली जो होती है वो भाषिक सामग्री होती है। प्रश्न नंबर 33 है, बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड क्या है, श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य है या फिर कोमल सामग्री है। तो ये हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड दृश्य सामग्री है, सिर्फ दृश्य सामग्री है, तो ये दृश्य सामग्री में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। कौन सा है अधिक विश्वसनीय, शिक्षक निर्मित, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण या प्रमापीकृत परीक्षण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्रमापीकृत परीक्षण, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है 35, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। मतलब क्या व्यापकता में से, व्यापकता किसके लिए नहीं लिया गया, आशय क्या उसका नहीं है। तो पहला है विषयों की व्यापकता, फिर है उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता या फिर प्रश्नों की व्यापकता। तो इसमें विषय की व्यापकता भी होती है, उपकरण की व्यापकता भी होती है, दायरे की भी होती है, प्रश्नों की व्यापकता नहीं होती है। तो ये आंसर हो जाएगा अपना इसमें डी वाला। प्रश्न नंबर 36, तो 36 में एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे, तो क्या करेंगे, उसके शिक्षक के नाते सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, दंड देंगे उसको, परिवार को सूचना देकर या मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा देकर। तो उसमें रहेगा शिक्षक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, तो ये उसका आंसर ए वाला हो जाएगा इसमें। फिर प्रश्न नंबर 37, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। तो कौन से प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ में आते हैं, आलोचनात्मक आते हैं, विश्लेषणात्मक आते हैं या व्याख्यात्मक आते हैं या फिर मिलान प्रश्न आते हैं। तो इसमें मिलान प्रश्न होते हैं वो जो वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न होते हैं, मतलब मिलान प्रश्न और ऑब्जेक्ट दोनों वस्तुनिष्ठ की में ही गिने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न है 38, मौन पठन का लाभ है। मौन पठन के क्या क्या लाभ है मौन पठन का। तो उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, तो मौन पठन में तो उच्चारण होता ही नहीं है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, तो ये बात तो सही है। पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, उसमें तो उच्चारण होता ही नहीं, तो शुद्धता का संवर्धन कहाँ से हो जाएगा। एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना, उच्चारण भी नहीं होता है। तो इसका आंसर बी वाला है वो सही हो जाएगा कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति उसमें विकसित होती है। प्रश्न नंबर 39, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मतलब क्या विशेषता उसकी नहीं है, तो वैधता, तो ये तो है, वैधता है। वस्तुनिष्ठता, ये भी अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। और व्यापकता, तो व्यापकता भी अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, व्यापक होना चाहिए वो। आत्मनिष्ठा नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी एक पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, आत्मनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। प्रश्न नंबर 40, रचना शिक्षण का उद्देश्य है। तो ये प्रश्न 40 नंबर का बोनस है, इसको रीड कर दिया गया है और इसको बोनस दिया गया है। अब अगला प्रश्न अपने देखेंगे गद्यांश पे। तो गद्यांश दे रखा है इसमें 41 से 45 तक, इसको पढ़कर इसके आधार पर देना है। स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। स्वावलंबी व्यक्ति जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है। दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति तिरस्कार का पात्र बनता है। निरंतर निरादर और तिरस्कार पाता हुआ अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त होने लगता है। जीवन का यह तथ्य व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं वरन जाति व राष्ट्र पर भी लागू होता है। यही कारण है कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान गांधी जी ने देशवासियों में जाति गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का संदेश दिया था। चरखा आंदोलन और दांडी कूच इस दिशा में गांधी जी के बड़े प्रभावी कदम सिद्ध हुए। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जाति, समाज अथवा राष्ट्र उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। अब इसके क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है 41, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है इसमें, आप सोच सकते हो। व्यंजन संधि होगी, यण होगी, विसर्ग होगी या गुण होगी। तो तिरस्कार में हो जाएगी विसर्ग संधि, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, हीन भावना शब्द में कौन सा समास है। हीन भावना, तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय होगा, अव्ययीभाव होगा, बहुब्री होगा या द्वंद्व होगा। तो द्वंद्व नहीं होगा, बहुब्री नहीं होगा, अव्ययीभाव नहीं होगा, क्योंकि न तो इसमें अवयव आ रहा है ना उपसर्ग शब्द ऐसे कुछ आ रहा है आगे से, तो अव्ययीभाव तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें हो जाएगा अपना कर्मधारय समास, ए वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। हीन भावना में, हीन भावना से है जो युक्त कर्मधारय समास। 43 में होगा उत्कर्ष का सही विलोम क्या होगा। तो उत्कर्ष का सही विलोम हो जाएगा, क्या होगा इसमें, अपकार, अपकर्ष।
उत्कर्ष अपकर्ष, इसका सही विलोम ये हो जाएगा। फिर ये 44 स्वावलंबी स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश क्या है? स्वावलंबी किसे कहते हैं, मतलब इसका सही वाक्यांश क्या है? स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्मरण करने योग्य, बिना संकोच बोलने वाला, या जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा सी वाला, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, तो उसी को स्वावलंबी कहते हैं। जो आत्मनिर्भर हो वही स्वावलंबी कहलाता है। आगे 45 इसमें विदेशी शब्द बताइए। इसमें कौन सा शब्द है जो विदेशी है? राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति, दौरान। तो इनमें विदेशी शब्द कौन सा है? इसमें हो जाएगा विदेशी शब्द दौरान, ये वाला विदेशी शब्द है। तो ये 45 वाला हो गया। अब आगे 46 से 50 तक वापस गद्यांश से इसके आधार पर देना है। आज के विज्ञान के युग में प्रदूषण की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। उद्योगों के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण और अधिक बढ़ा है। धरती का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भी भीड़ भरे चौराहे पर सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ था तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे। उपयोगितावाद के हाथों प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है। परिणाम स्वरूप वातावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ा ही है। आज स्थिति यह हो गई है कि न केवल हवा बल्कि जल स्रोत भी दूषित हो गए। इतना ही नहीं, अब तो ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। यदि हम अब भी नहीं संभले तो विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। तो इसके आधार पर आंसर देने अपने को। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है? मतलब पुल्लिंग शब्दों से असंगत है मतलब क्या है कि कौन सा स्त्रीलिंग है, इसमें देखना है। तो विनाश, विनाश होता है, ये तो पुल्लिंग ही है। वातावरण, ये भी पुल्लिंग है वातावरण। परिणाम आता, ये भी पुल्लिंग है। तो इसमें स्थिति होती है या स्थिति थी, मतलब ये स्त्रीलिंग आ रहा है। इस वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो ये अपना आंसर हो जाएगा बी वाला। फिर ये 47 इनमें से वह शब्द बताइए जिनका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। ऐसा शब्द कौन सा है जिसका वचन और लिंग दोनों किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा? तो आलसी, दीवार, लिपि और जल, कौन सा होगा इसका आंसर? आलसी से बदल जाता है, दीवार भी बदल जाता है, इसमें हो जाएगा आंसर जल। ये जल जो है ये शब्द किसी परिस्थिति में नहीं बदलता है। फिर ये 48 नंबर का क्वेश्चन, उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। तो क्या होगा उपयोगितावाद का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी। अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म ही उपयोगितावाद है। 49 है, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसका विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? तो परिणाम आएंगे तो कौन सा? तो ये भविष्य काल के लिए गया है, तो परिणाम की संभावना बताइए। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। मतलब परिणाम आएंगे, अभी आए नहीं तो भविष्य काल की बात हो गई, और संभावना है तो संभाव्य भविष्य, इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 50 है, सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। तो रेखांकित शब्द कौन सा है? चौराहों। चौराहों तो किसको कहते हैं? चौराहा जहाँ पे चार रास्ते मिलते हैं। तो चौराहा नहीं है, चौराहों मतलब बहुवचन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकाधिक स्थान जहाँ पर चार रास्ते मिलते हैं, मतलब एक से अधिक स्थान जहाँ से चार रास्ते मिलते हैं। इसका आंसर है डी है। फिर प्रश्न नंबर 51 है, मैं केवल इसलिए यहाँ आया था। वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? अवयव संबंधी, क्रिया संबंधी, वचन संबंधी या लिंग संबंधी? तो इसमें कौन सी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी अवयव संबंधी, क्योंकि केवल और इसलिए इनमें दोनों में से एक ही आना चाहिए। मैं केवल मतलब ये केवल नहीं आना चाहिए, मैं इसलिए यहाँ आया था। तो ये केवल का प्रयोग जो अनुचित है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मैं इसलिए यहाँ आया था। इसमें अशुद्धि कौन सी हो जाएगी? ए अवयव संबंधी। प्रश्न नंबर 52 है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? तो घोर संबंध है, तो जीवन और साहित्य में निकट संबंध है, जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध है, जीवन और साहित्य का पास का संबंध है। तो इसका आंसर तो ये है बी, जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है। मतलब घोर संबंध तो नहीं कह सकते, घनिष्ठ ही होगा। 53 है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक। मतलब वस्तु तो कम है और मांग अधिक है। तो आशय की लोकोक्ति कौन सी है? ऊंट के मुंह में जीरा, या फिर ऊंची दुकान फीके पकवान,
या फिर 1 अनार 100 बीमार, या फिर आधा तितर आधा बटेर? कौन सा होगा इसमें? इसमें हो जाएगा सी वाला, 1 अनार 100 बीमार, मतलब मांग ज्यादा है और पूर्ति उसकी कम है। क्वेश्चन नंबर 54 है, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो घास काटने का मतलब क्या होता है? सही ढंग से काम नहीं करना। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये डी वाला, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटा देना। 55 ये डिलीट है, बोनस है इसमें। 56 उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। तो उद्बोधन विधि का कौन सा उपभेद नहीं है? तो इसमें दृश्य विधान ये भी है, अभिनय भी है और कहानी भी है, ये सब उद्बोधन विधि के भेद है। मतलब तो उपवेद नहीं, मतलब ये उपवेद है इसके उद्बोधन विधि के। इसमें हो जाएगा अनुवाद, तो अनुवाद करना उद्बोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? किस विधि में व्याकरण शिक्षा को स्वतंत्र रूप से नहीं दिया जाता है? तो भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, पाठ्य पुस्तक या निगमन? तो आगमन में दी जाती है, पाठ्य पुस्तक में भी दी जाती है, निगमन में भी दी जाती है। भाषा संसर्ग विधि है, उसमें स्वतंत्र रूप से व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती। फिर 58 नंबर का क्वेश्चन, बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया? तो बीएस ब्लूम ने कौन सा नवीन आयाम दिया? तो ये हो जाएगा मूल्यांकन उपागम, ये बीएस ब्लूम ने दिया है, तो बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 59 क्वेश्चन, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। विश्लेषणात्मक तो वर्ण से शब्द, वाक्य से पैराग्राफ, शब्द से वाक्य या फिर शब्द से वर्ण। तो विश्लेषणात्मक मिक्स में हो जाएगा, विश्लेषण करना है किसी चीज का, तो शब्द है तो उसको वर्ण, शब्द से वर्ण, ये विश्लेषण विधि का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका आंसर ये ए वाला सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोनस है। इसमें पूछा था 31 का मानक रूप कौन सा है? तो इसमें चारों ऑप्शन गलत थे, इसलिए इसको बोनस कर दिया। ये तो था अपना 2017 वाला पेपर, वो वाला। अब है ये 2021 में जो पेपर हुआ है, तो हम उसको देख लेते हैं। इसमें भी जो गद्यांश है इसको पढ़ के 31 से 35 तक उत्तर देने हैं। क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है, इसी से अवसर पड़ने पर ये और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है और कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है, हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। दया की शक्ति अपनी त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती तो उसे कुछ देर तक हम अपने दया के वेग को शांत कर लेते, उसे कुछ देकर हम अपने दया के वेग को शांत कर लेते। ये था गद्यांश। अब इसके प्रश्न है 31 से। 31 में निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो क्या है? पहला है इहा, फिर है शीला, आपगा और अबला। तो इनमें से कौन सा होगा? तो इसमें साफ सीधा ही मालूम चल रहा है, इसमें अबला जो है ये स्त्री का पर्यायवाची हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्याचार शब्द इसमें संधि भी हो रही, अति प्लस आचार, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? इसमें उपसर्ग हो जाएगा अति उपसर्ग। 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक कौन सी इसमें देखनी है? अपनी, अवसर, यह या फिर दया। तो इसमें भाववाचक संज्ञा है अवसर, इसको ये सही है, अवसर जो है भाववाचक संज्ञा है। 33 में बी वाला ऑप्शन राइट। अवसर, हाँ, और इसमें सी दया, ये भी भाववाचक संज्ञा, तो इसमें दोनों आंसर सही है, ये वाले दया और अवसर ये दोनों सही है। फिर ये 34 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? इनमें देखना है किस में प्रत्यय लगा हुआ है। वेग, फुर्तीला, उमड़ और अनाथ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फुर्तीला। फुर्ती में इला प्रत्यय है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फुर्तीला मतलब ला प्रत्यय इसमें। 35 है, मनोविकार शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मन का विकार। मनोविकार में समास विग्रह होगा मन का विकार, तो आंसर सी वाला सही हो जाएगा। फिर ये गद्यांश है, इसको पढ़ के 36 से 40 तक प्रश्न का आंसर देने। हमें स्वराज मिल गया परंतु स्वराज हमारे लिए सुखद स्वप्न ही है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर देश की समृद्धि बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना
हमने अभी तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते नहीं हैं। हम अब भी आराम तलब हैं। हम कम से कम काम द्वारा जीविका उपार्जित करना चाहते हैं। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते हैं तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज में परिणित नहीं हो सकता। तो ये इतिहास था, इसके आधार पर उत्तर देने। 36 नंबर का है, हमें स्वराज मिल गया वाक्य में कौन सा काल है? हमें स्वराज मिल गया, इसमें कौन सा काल है? स्वराज मिल गया तो इसमें हो जाएगा सामान्य भूतकाल, ए वाला सही हो जाएगा। भविष्यकाल नहीं होगा, आज्ञार्थक वर्तमान भी नहीं होगा और संभाव्य भूतकाल भी नहीं होगा, मतलब ये मिल गया है तो सामान्य भूतकाल है इसका आंसर। 37 में हो जाएगा, 37 है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें देखना है पुल्लिंग कौन सा है। मनोवृत्ति, बैठी, जीविका और स्वप्न। जीविका, मनोवृत्ति, बैठी, तो इसमें स्वप्न वाला सही हो जाएगा। मनोवृत्ति होती है, बैठी ये है ही दिख रहा है स्त्रीलिंग, और जीविका होती है या जीविका मिलती है। तो इसमें वाक्य में थोड़ा हम देख लेंगे तो उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा और मालूम चल जाएगा। तो इसमें स्वप्न जो आंसर है वो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। प्रश्न नंबर 38 है, गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ क्या होगा? परिणत विनम्र होगा, विवाहित होगा, विनीत होगा या रूपांतरित होगा? तो परिणत का मतलब होता है रूपांतरित। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, ये वाला आंसर 38 में सी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39। 39 है, मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है। मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो मनोवृत्तों होगा, मनोवृत्तियां होगा, मनोवृत्ताओं होगा, कौन सा होगा? तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा, मनोवृत्तियां। 40 है, दूषित शब्द का अर्थ है। दूषित का शब्द क्या क्या आएगा? दोष रहित होता है, दोष से विरक्त होता है, दोष मुक्त होता है या दोष युक्त होता है। तो आसान है तो सरल, दोष युक्त को ही दूषित कहते हैं, तो ये ए वाला सही हो जाएगा। 41 है, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है क्या होगा इसका? 2, 3, 4 क्या होगा? तो वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं, है ना, उद्देश्य और विधेय। 42 है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखो पुराने पेपर देखने से हमें ये तो मालूम चलता है कि क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो जाते हैं, तो हमें इसलिए पुराने पेपर में देख लेना चाहिए। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, तो आशय की लोकोक्ति कौन सी है? तो इसमें कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा एक अनार 100 बीमार, है ना। तो ये पहले प्रश्न आया हुआ है 42। अब हम आगे देखेंगे 43। घास काटना मुहावरे का अर्थ है, ये भी आया हुआ है। तो क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा डी वाला, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। फिर है 44 क्वेश्चन, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से ये वाक्य किस प्रकार का है? वो मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। तो क्योंकि आ गया तो इसका मतलब ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो इसका 44 का आंसर हो जाएगा ए, मिश्र वाक्य। अब ये इसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं, 35 से 36 और 40 ये हो गया 44, और ये 44 के बाद सीधा 52 आ गया। तो इसका एक पेज आगे है, इसके बाद है, वो देख लेंगे। तो 52 में मौन पठन का क्या लाभ है? तो मौन पठन का क्या लाभ है? तो उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, या एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बुलेटिन बोर्ड है क्या है? श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, आयामी सामग्री है, कोमल सामग्री क्या है? तो इसका बी आंसर है, दृश्य सामग्री। 44 बोनस है, मतलब डिलीट हुआ है, बोनस मिला इसमें। फिर है 55 में क्या है? वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? तो ये भी रिपीट हुआ है प्रश्न। तो इसका हो जाएगा पहला, प्राथमिक स्तर तक मतलब वर्तनी का ज्ञान हो जाना चाहिए। फिर 56 है, 56 निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? साहित्य सृजन की प्रेरणा, क्रमबद्धता बनाना, व्याकरण संबंध कार्य करना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना। तो क्या हो जाएगा?
इसमें हो जाएगा आंसर अपना विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, ये वाला नहीं होना चाहिए, मतलब ये उद्देश्य नहीं है उसका, बाकी तीनों उद्देश्य रचना शिक्षण के। फिर है 57 नंबर, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। कौन सा है? स्वगति का सिद्धांत, परगति का सिद्धांत, समूहगति का सिद्धांत या कक्षीय एकता का सिद्धांत। तो इसमें हो जाएगा अभिक्रमित स्वगति का सिद्धांत, मतलब स्वगति से ही बालक सीखता है अभिक्रमित अनुदेशन विधि में, तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 58 है, निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? तो आदर्श वाचन, इसमें ये तो है भेद सस्वर वाचन का। अनुकरण वाचन, इसमें भी सस्वर वाचन का भेद है। संवेद वाचन, ये भी है। गहन वाचन, ये नहीं है, ये मौन वाचन का भेद है। तो ये आंसर अपना सही हो जाएगा डी। 59 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या नहीं है? भेदता, ये तो है अच्छे मूल्यांकन की। वस्तुनिष्ठता भी है, व्यापकता ये भी है, तो क्या नहीं है? आत्मनिष्ठता, मतलब वो मूल्यांकन आत्मनिष्ठ नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 60 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। तो ये भी आया हुआ प्रश्न है, रिपीट हो रहा है मतलब। तो आलोचनात्मक, तो ये तो नहीं होगा। विश्लेषणात्मक, ये भी नहीं होगा। व्याख्यात्मक, ये भी नहीं होगा। तो मिलान प्रश्न हो जाएगा। मिलान प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ, मिलान प्रश्न और जो ऑब्जेक्टिव टाइप पे आते हैं वो, है ना। तो मैंने पहले बताया, तो इसका आंसर अपना सी वाला हो जाएगा। अब ये पेज इसमें आगे पीछे हो गया था पेपर में। अब ये 45 वाला नंबर क्वेश्चन आया, शगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो ये कौन सा प्रकार है? शगुन मेरी सहेली है, तो इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा विधानवाचक वाक्य, मतलब सहेली है तो जो बात कही है वही बताना चाहते हैं, तो विधानवाचक वाक्य। फिर है 46, डॉक्टर चंद्रा अध्ययन साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? तो इसमें अवयव है, भाववाचक है, क्रिया विशेषण या गुणवाचक है, कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर है 47, गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प हैं। भी, ये भी रेखांकित है, तो ये पूछ रहा है कि ये रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त है। तो कारक चिन्ह, क्रिया, समुच्चय बोधक या अवयव किसके लिए? तो 47 में हो जाएगा, ये अवयव में भी उपयुक्त है, इसका आंसर सी वाला सही हो जाएगा, अवयव। फिर 48 का नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? इस कथन को देखना है और बताना है इसमें कौन सी किसमें त्रुटि है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो सही बात है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है सरल वाक्य में। फिर बी है, संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों की ओर, दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है, तो और से भी और या से भी इनको संयुक्त वाक्य में जोड़ा जाता है, तो ये भी सही है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक तो प्रधान वाक्य हो, दूसरे अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, तो मिश्र वाक्य कहते हैं, ये भी सही है। फिर डी है, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। वर्णों का सार्थक समूह होना जरूरी नहीं, मतलब सभी सार्थक है इसका मतलब वाक्य नहीं बन जाएगा, तो ये डी वाला इसमें अपना आंसर हो जाएगा। फिर 49 है, यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था, जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम क्या है? तो इसमें पर जो दे रखा है उसका सही क्रम क्या है? यहाँ पे घोड़े पर, एक तो ये आया पर किले का दरवाजा, एक पर ये और पर फड़फड़ा, तो इसका सही तीनों पर का अर्थ क्या क्या है? तो घोड़े पर बैठ के आया, तो घोड़े पर मतलब ऊपर बैठ के आया, तो ऊपर देख लेना कौन से में पहले, तो ऊपर इन दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। फिर दूसरा है पर किले का दरवाजा, मतलब पर किंतु, इसका अर्थ क्या होगा? किंतु किले का दरवाजा, तो ये हो जाएगा ऊपर, फिर दूसरे में हो जाएगा किंतु। और खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ा कर उड़ गई, तो पर के लिए क्या हो जाएगा? पंख, तो ये वाला सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी वाला राइट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 50, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा, इनका सही रूप कौन सा बताना है?
ग्रेनाइट, तो ये तो ग्रेनाइट देखने से मालूम पड़ रहा है कि ये विदेशी शब्द है, तो विदेशी इसमें किस किस में देख लो, तीनों में 3 विदेशी। तो देखते हैं आगे। फिर संगमरमर, तो संगमरमर शब्द कौन सा है, ये देखते हैं 1 मिनट। और नवाजा, तो नवाजा शब्द मालूम है, तो यहाँ पे नुक्ता लगा, तो ये फारसी भाषा का, तो ये भी विदेशी हुआ। और ये जो संगमरमर है वो भी विदेशी ही है, तो तीनों विदेशी हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, विदेशी विदेशी विदेशी, ये वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर है 51, ये निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने में के पक्ष में है, मतलब किसने कहा कि पढ़ाने से पहले लिखना सिखाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मारिया मोंटेसरी। तो ये था हमारा 2021 का पेपर। तो हमने 2015, 2017 और 2021 में जो रीट एग्जाम हुए थे उनमें हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में जो क्वेश्चन आए थे वो हमने देखे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद,